शुरुआत करते हैं एक बार फिर से मैकेनिक्स की। शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा सा रिवीजन का काम करेंगे, ठीक है। कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, 4th यूनिट तक थोड़ी बहुत जो कुछ एक आध टॉपिक आप लोगों को लगे कि बीच में नहीं कराए वो कराने ज़रूरी हैं, और दूसरा कुछ समझ में नहीं आया तो उनसे रिलेटेड हम एक दो दिन थोड़ा रिवीजन का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक दो चीज़ें मैं आपको रिवीजन से पहले थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी डाउट्स लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब डाउट्स पूछने के लिए कहा वो चीज़ तो, लेकिन अगर आप लोग प्रॉब्लम्स इस तरीके से पूछोगे कि जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को टोटल मिला करके 10 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसकी 10 की 10 प्रॉब्लम्स अलग अलग यूनिट में से हैं, ठीक है। किसी यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो, क्लासरूम में बात अलग होती है। क्लासरूम में ये होता है कि भाई आमने सामने होते हैं हम लोग, एक टॉपिक मैंने करवाया, उसी में से मान लो एक स्टूडेंट को पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पढ़ने के बाद में ध्यान आया कि हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम है, उसने अपना डाउट पूछ लिया, किसी और स्टूडेंट ने अपना डाउट क्लियर कर लिया। तो ये समझ में आता है एटलीस्ट हमने एक चैप्टर किया, उससे रिलेटेड सारे डाउट्स हमने क्लियर किए, ठीक है। यहाँ एक बात तो ये है क्योंकि यहाँ मुझे वीडियोस बना करके अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि ओवरऑल पूरी क्लास के लिए होता है। अब अगर मैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के ही 10 प्रॉब्लम्स को लेकर के वीडियो बनाऊंगी तो कम से कम 2 से 3 दिन के लेक्चर्स उसमें जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर की प्रॉब्लम लेकर के मैं 3 दिन का कि एक टॉपिक पूरा समझ में नहीं आया तो मैं उसे वापस से उसको एक्सप्लेन करूँ, ये टॉपिक उस चैप्टर में समझ में नहीं आया तो पर्टिकुलरली मतलब मुझे एक ही स्टूडेंट के लिए 3-4 वीडियोस मैं बनाऊँ और उन्हें मैं अपलोड करूँ और फिर बोलूँ कि अब सब लोग पढ़ो उसे देखो, तो वो चीज़ देखो उतनी ठीक नहीं होती और उतनी पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए जो आप लोग की प्रॉब्लम सही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जो कि आप सारे स्टूडेंट्स को हो, या कोई टॉपिक्स जो मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक छूट गया है या ये टॉपिक आपने मुझे रिमाइंड करवाया है कि मैम ये टॉपिक करवाना है, तो ठीक है। वो टॉपिक मुझे लगा कि हाँ भाई मान लो करवाने की ज़रूरत है, करवा देती हूँ, तो ठीक है मैं वो करवा दूँगी। या फिर जैसे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर अब आप लोग एक जना ये बोलने लग जाओ कि मैम मुझे तो ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो देखो वैसे तो हर यूनिट के लास्ट में मैंने आप लोगों को यूनिट अपना एक एक यूनिट बहुत अच्छी तरीके से 15-15, 16-16 दिन चली है, और उसमें मैं आपको डेली कहती हूँ आपको आज का समझ में आया, कल का समझ में आया, प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछो। तो अब आप एटलीस्ट उस यूनिट चल रही है तब तक में प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो, वो यूनिट कंप्लीट खत्म हो गई तब तक में प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो। अब आप मुझे वापस से बोलोगे कि अब पूरा कोर्स खत्म होने के बाद कि मैम फर्स्ट यूनिट में से ये टॉपिक कराओ, सेकंड में से ये करवाओ, थर्ड में से ये करवाओ, तो वो अलग अलग जगह जाकर के मैं इतनी प्रॉब्लम्स में केवल एक स्टूडेंट की क्लियर करूँ, फिर कल अगर नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे 10 प्रॉब्लम्स भेज दे कि मैम मुझे इस चैप्टर में ये, तो देखो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ऑनलाइन क्लासेस में। ये आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ इस चीज़ को समझने में कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं कि हाँ मैम ये टॉपिक हमें लगा कि हमें आपको करवाना चाहिए, या ये आया हुआ है कभी एग्जाम में तो ये आप करवा दो, ठीक है। या फिर मैम हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया वो समझ में नहीं आया हमें, या वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ ठीक है। अब जैसे कोई टॉपिक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है कि मैम ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, उसको मैंने किसी भी लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोई चीज़ पहले से करवाई हुई है एक्सप्लेनेशन क्लास में तो एक बार टीचर करवा देता है और उसके बाद वो चीज़ जाती है, लेकिन अभी ऑनलाइन में आपके पास वो सारे लेक्चर्स हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उस लेक्चर को फिर से एक बार अच्छी तरीके से देखो, उसे समझो, साथ में अपने नोट्स लेकर के बैठो, अगर बुक है तो बुक लेकर के बैठो, या बुक नहीं थी तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपनी कॉपी लो, रफ कॉपी लेकर के बैठो और लेक्चर साथ में सुनो। उसको एक बार समझ में नहीं आ रहा 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, इतने से ज़्यादा का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कुछ एक आधे स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछी थी तो मैंने एक दो प्रॉब्लम्स के लिए उनको यही कहा है कि प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, और ये सबके लिए है ये बात। तो ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये देखो ये पॉसिबल नहीं होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि एक स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम की उसे ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं सारे स्टूडेंट के लिए कम्प्लीटली वो टॉपिक पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आपका थर्मो होता है, न्यूक्लियर होता है, ये चैप्टर्स तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वगैरह होते हैं, उनमें तो फिर भी चलो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट
मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन यहाँ आपको पता है ये मैकेनिक्स है, एक कोई भी टॉपिक करने का मतलब हम वो पूरा टॉपिक समझेंगे, उससे रिलेटेड हम पूरी की पूरी डेरिवेशन करेंगे, तो वो हमारा आराम से आधा एक लेक्चर ले जाएगा, ठीक है ना। तो उतना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए जो लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, आपको उसको लेकर के ओनली ये प्रॉब्लम है कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप उन लेक्चर्स को दोबारा दोबारा देखो, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं वो अच्छे तरीके से करवाएं, ठीक है। उनमें मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है कि आपको समझने में वो चीज़ दिक्कत हो। इसलिए एक बार फिर से सारे नोट्स अपने पढ़ो, और जो भी टॉपिक रिलेटेड है उससे रिलेटेड लेक्चर नंबर मैं बता देती हूँ आपको कि भाई ये वाला पढ़ लो, ताकि कोई बात नहीं आप इधर उधर ढूंढो भी नहीं, तो वो लेक्चर पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। इतनी टफ क्योंकि आपकी इसमें कोई चीज़ है नहीं कि जो आपको 1 से 2 बार पढ़ने में समझ में नहीं आए, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सबसे पहले अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना, ठीक है। अपने पढ़ने का तरीका इसलिए चेंज करना है क्योंकि देखो आज रिवीजन की क्लास है, तो मैं आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बता रही हूँ। आप लोग देखते होंगे स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऐसा ही होता है कि कोई स्टूडेंट पूरे साल लगा रहता है, वो एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक कंटिन्यूसली करता जा रहा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ रहा है। वो लास्ट में जा करके उसके मार्क्स एक ठीक ठाक बनते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल कम रह जाते, बनते हैं, फर्स्ट डिवीजन उसकी बन सकती है, बट बेटर मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कोई स्टूडेंट जो भले बाकी टाइम कुछ भी कर रहा हो, एग्जाम से 1 महीने पहले भी अगर वो सीरियस हुआ, तो वो कुछ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टिक से कुछ ना कुछ अपनी स्टडी शुरू करता है, ठीक है। अब कोई बच्चा 1 महीने पहले शुरू कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ तो वो ट्रिक लगाएगा, कुछ वो ट्रिक लगाता है, एक दिन वो उसमें वेस्ट करता है कि हाँ इतना इतना मेरा सिलेबस है, ये टॉपिक मुझे करने हैं, उसमें उसका मान लिया एक दिन जाता है। लेकिन उसके बाद में जो वो पढ़ाई करता है, वो जो जितना कोर्स आपने पूरे साल में किया है ना, या आप जितना एक एक टॉपिक को लेकर सीरियस हुए, वो उतने सारे टॉपिक पढ़ता भी नहीं है। उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के एक लिमिटेड टाइम में पढ़ करके और आपके बराबर या कई बार आपसे भी ज़्यादा मार्क्स ले आता है, ठीक है। इसे कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए आज के टाइम पे, स्पेशली आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, पढ़ना ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ना, कि हम किसी टॉपिक को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि टॉपिक पढ़ना कौन सा है हमें। देखो आप लोग क्या है, एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जैसे कल आप लोगों ने प्रॉब्लम्स पूछी तो उससे मुझे एक और चीज़ समझ में आई, जो मैंने उस टाइम पे सोचा कि कल मैं आप लोगों को क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। वो समझने की दिक्कत क्या है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, सब स्टूडेंट के साथ होता है। जब हम अभी आप लोग स्कूल से आए हो जस्ट फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर तक क्या होता है, हमारी स्कूल वाली आदत गई हुई नहीं होती है, मेरी भी आदत नहीं गई हुई थी। स्कूल में हमारी क्या आदत होती है, स्कूल में हमें पता होता है ये हमारी 12th क्लास की बुक है, फिजिक्स की है, हमें इस चैप्टर में ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो हम टीचर के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दिया, सर ये टॉपिक छूट गया, सर ये टॉपिक करवा दिया, इस तरीके से सबकी आदत होती है। मैं आप लोगों के लिए कोई बुराई नहीं कर रही, मेरी भी आदत थी, क्लियर है। और मुझे ये भी पता है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ हो सकता है आपको शायद अभी भी समझ में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दोगे ना, तो सेकेंड ईयर की शुरुआत तक आपको चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, पेपर का पैटर्न, और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आएंगे उनको देखते हुए सेकेंड ईयर में आपको अच्छे से पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। लेकिन एक तो होता है कि किसी को कोई गाइडेंस नहीं मिला तो उसने उस तरीके से पढ़ा और फिर उसे समझ में आया। एक ही होता है कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल रहा है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस गाइडेंस को यूज़ में लें और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें, ठीक है। तो मैं आपको बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हो, जैसे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आप लोग की अभी भी स्कूल वाली एक आदत नहीं गई है। वो आदत क्या, कि आप लोग बुक खोल करके बैठते हो और बुक में से आप एक एक टॉपिक मैच करते हो, ये टॉपिक मैम ने करवा दिया ओके, ये टॉपिक मैम ने करवा दिया ओके, और अच्छा ये टॉपिक तो मैम ने करवाया नहीं, ये प्रॉब्लम में डाल दिया कि मैम ये टॉपिक हमें करवा देना, ये टॉपिक करवा दिया ओके, ये टॉपिक करवा दिया ओके, इस तरीके से। फिर कोई टॉपिक लगा ये तो मैम ने करवाया नहीं, तो फिर इसको आपने प्रॉब्लम में डाल दिया। इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी भी आप ये नहीं कह रहे कि आप लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, अच्छा करोगे, लेकिन जितना सीरियस आप हो पढ़ाई को लेकर के आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये बात फॉर श्योर है कि आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, उसका रीज़न ये है कि आपने किसी भी बुक में जब कोई चैप्टर बनाया जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं क्योंकि देने पड़ते हैं। भाई मान लो इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में भले ही इसका एक छोटा सा नाम भी आ गया नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको पहले इंट्रोड्यूस तो करवाएगा ना उस नाम से कि वो नाम क्या है, तो वो उस नाम के लिए भी एक टॉपिक बना करके दे देगा। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ें,
ठीक है। कॉलेज लेवल पे आने के बाद सबसे मेन चीज़ होती है अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना। कॉलेज में पढ़ने का तरीका क्या होता है, अभी एक्चुअली में देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हो तो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर बुक्स नहीं चलती है कि ये बुक आरयू की है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये बुक पढ़नी है, ये बुक एमडीएस यूनिवर्सिटी की है, उनको ये बुक पढ़नी है, ये बुक बीकानेर यूनिवर्सिटी की, उनको ये पढ़नी है। ऐसा नहीं होता। बुक्स वहाँ किसी पब्लिशर की पब्लिश होती है। जैसे आप लोगों की कौन सी चलती है, सीबीएच चलती है या फिर जेपीएच की चलती है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई एक दो और बुक्स जो भी चलती होंगी, या आपको टीचर्स राइटर बताते हैं कि इस राइटर की बुक खरीद लेना। अब उस राइटर ने बुक प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। उस राइटर ने बुक बनाया है कि जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को लेकर के उसको जो जो टॉपिक्स लगे उसने उसके अकॉर्डिंग अपनी एक अलग बुक बना ली, अलग लैंग्वेज में, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे जितनी बुक्स आती है, शुरुआत में ही आपको सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, कई यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है उस बुक के सारे टॉपिक आपकी सिलेबस से मैच हो सकता है आपके एक चैप्टर में आधे टॉपिक आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं, आधे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं हो, तो आप बोलोगे कि टीचर ने तो ये पढ़ाया नहीं। टीचर ने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया है। वो जो टॉपिक्स हैं जो नहीं करवाए गए वो आपके काम के नहीं है, वो किसी अदर यूनिवर्सिटी के काम के हैं। तो एक ही बुक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चलती है और सबका सिलेबस क्योंकि पता है अभी मैकेनिक्स है, सब अपना सिलेबस अलग अलग कैसे बनाएंगे। भाई मैकेनिक्स की चीज़ें तो वही रहेंगी ना, ऐसा तो है नहीं एक कॉलेज वाला मैकेनिक्स को अलग तरीके से बताएगा, एक यूनिवर्सिटी वाला अलग तरीके से बताएगा। चीज़ें वही है, मैकेनिक्स में वही सिलेबस होता है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स का ऊपर नीचे, कुछ टॉपिक्स का हेरफेर हो जाता है, पेपर के पैटर्न का हेरफेर हो जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी बोला, अभी फिर बता रही हूँ, कॉलेज में पढ़ने का तरीका सबसे मेन चीज़ होती है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस लेकर के बैठो पहली चीज़ तो। और सिलेबस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इतने टाइम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन से मोबाइल में डाउनलोड करें, आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लें, या फिर आपके पास जो भी बुक हो सब बुक में सिलेबस होता ही है। अगर अलग से सिलेबस में मिलता है वो खरीद करके ले आओ, 100 तरीके हैं, ठीक है। सिलेबस सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है आपकी लास्ट ईयर के पेपर्स। लास्ट ईयर के पेपर्स जो होते हैं ना, स्पेशली आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उससे आप लोग को थोड़ा पढ़ने का एक गाइडेंस मिलता है कि आपको पढ़ना क्या है। कॉलेज में आके हम क्या थोड़े से डर से जाते हैं कि भाई पता ही नहीं है, कॉलेज वाले तो कुछ प्रॉपर पूरा पढ़ा नहीं रहे, या हम कैसे तैयार करेंगे। स्कूल की आदत लगी होती है कि हाँ टीचर अच्छे से एक टॉपिक करवाते थे, पूरी की पूरी थ्योरी लिखवाई जाती थी। इस तरीके से मैं आपको जिस तरीके से करवा रही हूँ, इस तरीके से किसी कॉलेज में नहीं करवाया जाता है। इस तरीके से करवाया जाता है कोचिंग्स में। और कोचिंग चलती है इसलिए क्योंकि कॉलेज वाले कंप्लीट नहीं करवाते हैं, तो फिर बच्चे कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो कोचिंग वालों का एक काम होता है कि वो हाँ ये टॉपिक लिखो, इससे रिलेटेड ये थ्योरी करवाई, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल करवाया या डेरिवेशन करवाई। यहाँ पे आपके कॉलेज में तो आपको फिर भी बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि कॉलेज लेवल पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है। अदरवाइज आप किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए, जितने अच्छे लेवल के कॉलेज में जाओगे वहाँ के प्रोफेसर्स कभी इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाएंगे। उनके पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि हाँ ये आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें ये टॉपिक है, और डायरेक्टली आपको वो टॉपिक का नाम लिख करके उससे रिलेटेड डेरिवेशन थोड़ी बहुत समझा देंगे। कोई थ्योरी नहीं लिखवाता है कि बैठ के आपको 1 घंटे थ्योरी लिखवाए, डेरिवेशन करवाए, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए। ऐसा कोई भी नहीं करवाता है। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई आपके नोन हो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थ्योरी लिखवाने का काम है, ये सब तो होता है कोचिंग में, और कोचिंगों में भी इतना नहीं करवाया जाता। मेरे पास भी तो नोट्स पड़े हुए हैं मेरे कॉलेज के या फिर कहीं कोचिंग के, इतना कुछ भी नहीं करवाया जाता। डेरिवेशन डेरिवेशन करवाई जाती है, हाँ ठीक है, बीच में 2-4 लाइन कोई जो बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, कोई नोट है, वो सब लिखवा दिया जाता है। बाकी ऐसे नहीं होता। अब मैंने आपको ले दे करके कुछ एक आध टॉपिक ऐसे थे, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व था, वो एक टॉपिक मैंने आपको शायद ऐसा करवाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसकी थ्योरी आप लोग खुद करोगे। क्यों कहा था? क्योंकि उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वही उसकी थ्योरी है। अब अगर मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगी तो एक पेज से भी ज़्यादा की उसकी थ्योरी हो जाएगी। क्या मतलब उसको लिखवाने का? तो इतना आपको, क्योंकि आपको इतना मेच्योर होना पड़ेगा कि आप कोई टॉपिक पूरा समझ लिया और आप उससे रिलेटेड थ्योरी बनवा सको, ठीक है ना। इसलिए कुछ टॉपिक्स मैंने, कुछ टॉपिक क्या ये सिंगल एक टॉपिक छोड़ा, और ये भी पहले छोड़ा था अभी जब बाद में हमने टाइम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में, आपको याद हो, फिर से आया था पोटेंशियल एनर्जी का। और तब मैंने क्लास में स्पेशली कहा भी था कि जिन स्टूडेंट्स को पहले समझ में नहीं आया था, प्रॉब्लम थी, वो स्टूडेंट अब फिर से समझ लो। बिल्कुल सेम टॉपिक था, बस यहाँ ऑसिलेटर की तरह बता रखा था, उसका बिहेवियर पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ रखा था। क्लियर है? बिल्कुल सेम वही की वही चीज़ थी, और इस पर मैंने आपको थ्योरी भी इसलिए लिखवा दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो एग्जाम में थ्योरी बनाने का मतलब है कि भाई कोई एक, चलो कोई डेरिवेशन है, कोई कॉन्सेप्ट है अलग से कि हमें उसके बारे में समझना है, कोई नियम है, तब तो उससे रिलेटेड थ्योरी लिखेंगे समझेगी। एक ग्राफ को आपको टोटल में आकर के ग्राफ है उसे एक्सप्लेन करना है, उसमें मैं क्या थ्योरी लिखवाऊँ आपको,
कि हाँ यहाँ अब देखो कि एक्स का मान यहाँ से लेफ्ट में जाएगा तो ये राइट में जाएगा। ये जस्ट आपको खुद को लिखनी है। तो इतने सिंपल थ्योरी, इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं। आप जो जो इसमें समझते जा रहे हो वो लिखते जाओ। और समझाने का है तो समझाने के लिए क्लास में एक बार समझा दिया तो तब तो फिर भी ये होता है कि मैं तो भूल गए। आपके पास तो रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं, पहले का पढ़ा हुआ है, अभी लेटेस्ट हमने 4th यूनिट में या 3rd यूनिट में जब भी हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ा उसमें फिर से करवाया हुआ है, विद थ्योरी करवाया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को करना सीखो। हमेशा ध्यान रखो पढ़ने का तरीका। अगर कोई स्टूडेंट समझना चाहता है ऐसे करेगा तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 2 चीज़ें लेकर के बैठो, अपना सिलेबस लेकर के बैठो, लास्ट ईयर के पेपर्स लेकर के बैठो एंड देन अपने नोट्स लेकर के बैठो। आपके पास तो कॉलेज लेवल पे भी बहुत अच्छे नोट्स हैं कि आपको अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको क्लियरली बोला है 1st यूनिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ। एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, ये लास्ट ईयर में आए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं लास्ट में आपको कह रही हूँ कि 2-3 पेज छोड़ भी दो खाली, कभी कोई टॉपिक ध्यान में आ गया तो वो मैं करवा दूंगी। इस तरीके से कभी किसी कॉलेज में नहीं करवाया जाता है। करवाया जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिलेबस नहीं करवाया जाता, बट थ्योरी लिखवाएं वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होता। हाँ कभी आपने पूछ लिया कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली टीचर बताएगा। ठीक है। या फिर कोई भी डेरिवेशंस वगैरह करवा दी जाती है, इतनी आपको प्रॉपर एक स्कूल के स्टूडेंट की तरह नहीं करवाई जाती। और फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ इसीलिए जब बच्चा स्कूल से यहाँ आता है, आप लोग जो अच्छे बच्चे भी होंगे आप में से कुछ कुछ ठीक ठाक एवरेज भी होंगे पढ़ने में, तो कॉलेज में आते ही एक बार बहुत बुरा झटका लगता है। झटका इसीलिए लगता है क्योंकि हम कॉलेज में आने के बाद भी पढ़ाई स्कूल वाले तरीके से करते रहते हैं और उस तरीके से हमारी परसेंटेज नहीं बनती कॉलेज में। और जैसे ही हमारा 12th से आने के बाद फर्स्ट ईयर में परसेंटेज डाउन आता है तो हम अचानक से टेंशन में हो जाते हैं। टेंशन में नहीं जाना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि अभी से कॉलेज के तरीके से पढ़ना शुरू करो। कॉलेज का तरीका डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि कॉलेज में एक पर्टिकुलर कॉलेज का सिलेबस क्या है ऐसे नहीं चलता। एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग चलता है। और एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कितनी सारी कॉलेजेस आती हैं। ठीक है। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की इतनी सारी कॉलेजेस सब राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, तो सब कॉलेज के बच्चे वही की वही बुक पढ़ेंगे। हर किसी का अलग अलग टीचर होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे बुक्स इसलिए कॉलेज के हिसाब से नहीं चलती। वहाँ आपको खरीदनी होती है कि जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की बुक खरीदो। ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलेज का टीचर मान लो अपने बच्चों को CBH पढ़ा रहा है, दूसरे कॉलेज का टीचर अपने बच्चों को JPH पढ़ा रहा है, तीसरे कॉलेज का कोई और पब्लिशर की बुक पढ़ा रहा है। तो सबका थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है। इसीलिए कॉलेजों में मस्ट होता है सिलेबस देखना कि आर्यू के सिलेबस में क्या है, हम उतनी चीज़ पढ़ें। कि जरूर नहीं JPH की बुक में जितने टॉपिक दे रखे हैं सब हमारे काम के हैं, सब हमारे काम के नहीं है। कोई हो सकता है गंगानगर यूनिवर्सिटी के काम का हो, कोई हो सकता है बीकानेर यूनिवर्सिटी के काम का हो, कोई MDS यूनिवर्सिटी के काम का हो, अलग अलग टाइप के। आपके काम का क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है वो चीज़ देखो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की आदत डालो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। तो सबसे एक चीज़ ये है कि मैंने आपको इनिशियली में ठीक है रिवीजन करवा रही हूँ, उससे मैं मना नहीं कर रही हूँ। जैसे कि कल 1-2 टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने बोला कि मैम ये टॉपिक आप बीच में करवा देना। जो टॉपिक मैंने एटलीस्ट आपको छुड़वाए, हाँ कोई एक आध टॉपिक ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आया भी हो, मेरे भी दिमाग से मिस हो गया हो, नहीं कराया। बाकी मोस्टली आपको जितना करवाया गया है मैंने आपको उतना सफिशिएंट करवा दिया है जितना आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट सिर्फ उस चीज़ को पढ़ेगा ना, उतने न्यूमेरिकल्स कर लेगा, उतने टॉपिक्स को कर लेगा अपने लास्ट ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग देख करके, डेफिनेटली बता रही हूँ कि उसका परसेंटेज बनने से कोई नहीं रुक सकता। बहुत अच्छे परसेंटेज से क्लियर होगा वो। और क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो अगर बुक का एक एक टॉपिक मैच करोगे ना कि हाँ मैम ये टॉपिक छूट गया, मैम ये टॉपिक छूट गया, ठीक है मैं तो यहाँ पे 2-4 और लेक्चर्स में करवा दूँगी, आपके पास होगा क्या, इतना सारा आप मटेरियल इकट्ठा कर लोगे। ठीक है। लास्ट टाइम तक एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होगे और जब पेपर देखोगे अपना पेपर का पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से तो हमने कितनी सी चीज़ हमारे पढ़ने की थी कि हम फालतू इतना सारा करके बैठे थे। इतनी चीज़ पढ़ने की थी अब ये ज़रूरी था कि उसे हम तरीके से पढ़ें। लास्ट ईयर के पेपर से ये पता चलता है कि लास्ट ईयर में आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के आपको सारे टॉपिक्स पता है, तो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पैटर्न चलता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पैटर्न चलता है। और कितनी बार मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन करवाए जो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। आप सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर्स कर लो तो कितने क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बार बार उठा के वही का वही दे देते हैं। और इवन वो तो न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ तक भी चेंज नहीं करते, वैल्यूज़ में वो वही की वही दे देते हैं। तो इसीलिए फ़ायदा इसमें है कि लास्ट ईयर के शॉर्ट पेपर्स देखो, सिलेबस देखो, और जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है उनको आप पढ़ोगे कहाँ से, अपने नोट्स में से पढ़ो। आगे जितना करवाने का है वो मेरा काम है। कोई टॉपिक छूट गया, मैंने आपको कल भी कहा था कि अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट मैं एक बार देख लूँगी, कोई टॉपिक मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं हुआ है या करवाना ज़रूरी है वो मैं आपको करवा दूँगी। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर
छोड़े हैं वो छोड़े इसलिए नहीं छोड़े कि मैं आपको शॉर्ट में करवा दूँगी। तो मैं 15 दिन अगर किसी यूनिट को चला रही हूँ तो मैं उसको 16, 17, 18 दिन में कंप्लीट करवा दूँगी। 3-4 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इसलिए मैंने नहीं करवाया है क्योंकि वो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। आप उसको समझने में टाइम वेस्ट करोगे, उसको लिखने में टाइम वेस्ट करोगे और फाइनली होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आप लोग समझोगे, थोड़ा तरीके को चेंज करो। प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम्स आने से पता चलता है कि हाँ आप एटलीस्ट पढ़ रहे हो। तो इन प्रॉब्लम्स भी सही होनी चाहिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, बिल्कुल प्रॉब्लम है ये, उसका सॉल्यूशन वही है कि भाई अभी क्लास में अगर अपन पढ़ रहे होते तो मैं एक बार जो पढ़ा देती वो चला जाता, तो दोबारा अगर आप लोग पूछते कि मैं समझाओ तो मुझे करवाना ही पड़ता। लेकिन यहाँ क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, अपलोडेड वीडियोज़ पड़े, ठीक है, तो उन्हें फिर से देखो, ज़रूरत होती है उन्हीं टॉपिक को। कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो हमेशा के लिए है। आपने मान लो एक टॉपिक में अगर आपने पढ़ा 10 मिनट समझ में नहीं आया तो उसमें कभी ज़्यादा टाइम खराब मत करो, उसको छोड़ो, वो उस टाइम समझ में नहीं आना है, ठीक है, छोड़ दो उसको, बाद में दोबारा उसको पढ़ो, कुछ नहीं, सिंपली पढ़ लो एक बार। या अगर आप सुन रहे हो अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कान में लगा के सुन लो, बस नॉर्मली सुन लिया, कुछ दिमाग में नहीं लगा, दूसरी बार नॉर्मली सुन लिया आपने, तीसरी बार आप जैसे ही उसको पढ़ोगे ना तो उसको अपने आप समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जब मैं पढ़ती हूँ मुझे तब समझ में नहीं आती, शायद आपको कितनी बार मुझे समझाते समझाते में कोई चीज़ समझ में आ जाती है, ऐसा होता है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो चीज़ों को प्रैक्टिस जैसे जैसे हम करते जाते हैं चीज़ें समझ में हमें आती जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा टॉपिक वाइज टॉपिक्स ना चले तो बेटर होगा। जो करवाना है मुझे अच्छे से पता है, मैं सिलेबस की टेंशन मत करो, मैं बार बार कह रही हूँ, जितना करवाया है उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें फ़ायदा है। हाँ, एक दो टॉपिक आप लोग कोई छूट गए हैं, आप बता रहे हो कि मैम लास्ट ईयर आया हुआ है, आप करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे करवाऊँगी। ये नहीं कह रही कि सिलेबस खत्म है मैं कुछ नहीं करवा रही, मैं करवा दूँगी, लेकिन अननेसेसरी ऐसे नहीं कि आप बुक में से मैच करो कि मैम बीच में ये टॉपिक नहीं है क्या, मैम ये टॉपिक नहीं है क्या, वो बच्चों वाली हरकतें होती हैं, वो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग की एक प्रॉब्लम क्लियर करती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, रूपांतरण, कार्तीय निर्देशांकों का रूपांतरण हमने पढ़ा कि भाई रूपांतरण एक तो लॉरेंज रूपांतरण है, एक आपका कोई नॉर्मल हमने देखा कि कोई भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, या फिर हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा था कि उसके अंतर्गत कोई रूपांतरण है, तो आए तो कौन सा मोस्टली आता है, या फिर अगर आए तो हम उसमें से कौन सा पढ़ें, इस टाइप का, ठीक है ना, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो मैं क्लियर करती हूँ। देखो सबसे पहले तो बात करें अपन फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं। आपको चैप्टर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे ध्यान में रखो, आपको चैप्टर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मैम इस चैप्टर में ये चीज़ है, इस चैप्टर में ये चीज़ है, मत पढ़ो उसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास हो सकता है कोई JPH की बुक हो, CBH की बुक हो, आपके पास कोई दूसरे पब्लिशर की बुक हो, किसी अदर स्टूडेंट के पास कोई और बुक हो, या किसी के पास बुक ना भी हो, ठीक है, इसलिए तो उसमें बड़ा चक्कर पड़ता है। जैसे एक आंतर ऐसा हो भी चुका है मिसकम्युनिकेशन कि आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग मुझे कोई एग्जांपल सॉल्व करवाने के लिए बताया, मैंने मेरे बुक के अकॉर्डिंग वो नंबर सॉल्व करवा दिया, ठीक है, तो वो सब बुक्स में उल्टा सीधा होता है। इसलिए तो ना तो चैप्टर्स में पढ़ो ना उस अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से स्टूडेंट के पास कौन सी बुक है कि वो मुझे जो प्रॉब्लम्स बता रहा है वो कौन से प्रॉब्लम्स है, इसलिए ठीक है। अपन किसके थ्रू चलेंगे, अपन चलेंगे सिलेबस के थ्रू। शुरू से मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस के थ्रू हम चलेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, चैप्टर्स भूल जाओ, फर्स्ट यूनिट की अपन ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। मैं आपको ये और बता देती हूँ ताकि अगर आप लोग मैच भी करो तो ये शुरुआत में जो हमने फर्स्ट है तो हमने ठीक है थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड में जब हमने क्लास थोड़ा सा रेगुलर वे में स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, लेक्चर नंबर 2 से शुरू किया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक यही था निर्देशांक रूपांतरण। देखते जाओ जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आपके पास लिखी हुई है, सब लोग अपना अपना फर्स्ट यूनिट निकालो और वहाँ से टॉपिक्स ढूंढना शुरू करो। मैं जहाँ पे चल रही हूँ शुरुआत में चल रहे हैं पर फर्स्ट डे क्लास में तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो ये ऑलमोस्ट आपका स्टार्टिंग का ही कोई टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो बस मैं जहाँ
जहाँ जहाँ बताऊँ वहाँ से मैच करते हुए चलो, एक पेंसिल या पेन जो भी हो वो हाथ में लेकर के चलो, कि कोई एडिशनल चीज़ लगे तो आप उसी में थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लो, ठीक है। और साथ के साथ जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ थी हमारे पास कौन सी, निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। ये निर्देशांक रूपांतरण, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक चीज़ फिर से रिवाइज करवाते हुए चल रही हूँ कि किस निर्देशांक रूपांतरण में हमने क्या किया था, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा और आपको क्या आंसर देना है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये टेंशन मत लो कि उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको वो बताएगा कि आपको क्या आंसर देना है, क्लियर है। अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आना है तो आपको वो बताएगा, अगर वो आपसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं तो वो देंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यदि ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं तो इसके लिए वो अलग से क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। जिस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऐसा दिया जाता है, पेपर में सब कुछ चीज़ें लिखी हुई आती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको खाली पेपर दे करके और बोलेंगे कि पेपर करो, ठीक है। क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं, स्पेशली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनमें तो सीधे सीधे उठा करके दिए जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ ये टॉपिक है, हमें पता होता है कि वो इतना बड़ा सारा पूरा का पूरा हमें उतारना है और बस लगे रहो उसे उतारते रहो, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपनी बात की, कॉपियाँ खोल लेना सबने अपनी अपनी, और फर्स्ट यूनिट निकाल लिया। शुरुआत में जहाँ हम चले थे आपका लेक्चर नंबर 2 मैंने करवाया था, अगर कोई देखना चाहे फिर से लेक्चर तो लेक्चर नंबर 2 देख लें, ठीक है। निर्देशांक रूपांतरण, तो आपको ध्यान होगा कि निर्देशांकों के रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था टाइम पे डिपेंडेंट भी होते हैं और एक टाइम इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है आपका काल आश्रित, मतलब जो कि टाइम पर आश्रित हो रहा है, टाइम पर डिपेंड हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट। और दूसरा हमने पढ़ा था काल अनाश्रित, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। याद आया कुछ कुछ, थोड़ा बहुत याद आया, आई नो पीछे का आप लोग सब भूल चुके हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा वापस से रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। काल आश्रित काल अनाश्रित दो टाइप के हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, रूपांतरण समीकरणें पढ़ी थी, किस किस का रूपांतरण पढ़ा था, अब आप लोगों को ध्यान आएगा धीरे धीरे करके। हमने एक देखी थी स्थिति रूपांतरण, एक था हमारे पास वेग का रूपांतरण और एक त्वरण का रूपांतरण। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में रूपांतरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपसे इन तीनों की रूपांतरण समीकरणें ही पूछी जाती है, आपको क्वेश्चन में क्लियर देगा, ठीक है। तो जैसे अगर उसे आपसे काल अनाश्रित रूपांतरण समीकरणें पूछनी है ना, तो आपको ये दे करके जाएगा कि काल अनाश्रित समीकरणों के अनुसार स्थिति रूपांतरण, वेग एवं त्वरण रूपांतरण की समीकरणें सिद्ध करो, या समीकरणें क्या होती हैं, कुछ भी इस तरीके से क्लियर रहेगा आपको कि हमें ये वाला करना है, ठीक है। अब साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि ये टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इसमें से एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है काल अनाश्रित समीकरणों में, या कभी आया हो तो बहुत पहले आया हो, अभी रिसेंटली कुछ सालों में इसमें से नहीं चल रहा है। इंपॉर्टेंट है आपका जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने करवाया था तभी भी आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, या फिर जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लियर है। इस टाइप की जो भी अलग चीज़ें वो है इंपॉर्टेंट, उन पे क्वेश्चंस भी आते हैं अलग अलग तरीके से, घुमा फिरा के सब तरीके से आपको देंगे वो, मैं बता दूँगी, ठीक है। फिर भी आपका डाउट है कि हम कौन सा करें या कैसे करें, उसके लिए बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने रूपांतरण समीकरण जहाँ से शुरुआत की, देखो हमने दो तीन टाइप के रूपांतरण पढ़े हैं, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन उसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सब इक्वेशंस में स्लाइटली डिफरेंस भी है, ये बात भी सही है कि आप एक बार में रट्टा नहीं मार सकते कि हाँ कुछ भी आ जाए हमें तो ये तीनों समीकरण लिखनी है, सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, ऑब्वियसली सबका नाम अलग अलग है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है उनमें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, साथ के साथ मैं ये भी बता करके चल रही हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको पढ़ो ही ना, कि मैंने तो बोल दिया तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, पढ़ो। बट एक होता है ना कि किसी चीज़ को तो एक नॉर्मली देखना कि हाँ बस दिमाग में रहता है कि ठीक है समझ में आ गया, एक होता है किसी चीज़ को नहीं ये आता है इंपॉर्टेंट है तो इसमें हमें कुछ भी मिस नहीं करना, अच्छे से हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होगी आपकी, ठीक है। जो भी है तो देखो इसमें हमने पढ़ा था, याद आया आपको, आपने कॉपी में लिख रखा होगा रूपांतरण समीकरण निर्देशांकों का रूपांतरण होता है जो भी होता है, ठीक है।
दो प्रकार की होती है, कालानुश्रित होती है, काल आश्रित होती है, दो समीकरण है। उसके बाद हमने सबसे पहले इन तीनों का स्थिति का, वेग का, त्वरण का, इनका रूपांतरण देखा था, याद हो तो। कौन सा रूपांतरण देखा था हमने? इनका काल अनाश्रित रूपांतरण देखा था या नहीं? अभी आपको याद आ जाएगा। देखो, ये आपकी सबसे पहले हमने रूपांतरण समीकरण देखी थी। ये मैंने डायग्राम बना दिया है क्योंकि मुझसे जनरली ये डायग्राम बहुत अच्छे से बन नहीं पाता है, बार बार मुझे मिटाना पड़ता है इसलिए। लेकिन आपकी कॉपी में बना हुआ होगा, आपको फिर से कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। ओनली जहाँ मैं कहूँ कि ये चीज़ नोट कर लो उसको नोट करना है, ताकि खुद से ज़्यादा इधर उधर हाथ नहीं चलाना है, ठीक है। तो देखो, आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी काल अनाश्रित समीकरण है। काल अनाश्रित समीकरण एक्चुअली में हम किसको कहते हैं कि जो समीकरण टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, टाइम में डिपेंड नहीं हो रही हो कि 1 घंटे पहले समीकरण ये थी, 1 घंटे बाद समीकरण चेंज हो जाएगी, उस टाइप की समीकरण कहलाती है काल आश्रित, जो कि टाइम पर डिपेंड करती है। यहाँ पढ़ने वाले सबसे पहले जो हमने रूपांतरण पढ़ा था ना, ट्रांसफर, ये जो अभी हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था, निर्देशांकों का रूपांतरण, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी काल अनाश्रित समीकरण, ठीक है। उसके लिए हमने क्या माना था, ये हमारे पास कोई एस फ्रेम है, ये कोई एस डैश फ्रेम था, क्लियर है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ये हमने डॉटेड बना दिया है क्योंकि जेड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसलिए। दूसरी एस समीकरण, सॉरी एस फ्रेम था हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स, वाई और जेड, क्लियर है। जो एस डैश फ्रेम था वो एस के सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील हमने यहाँ पर मान लिया, या गतिशील है या मान लो जड़त्व भी हो इस कंडीशन में, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर नॉट है। स्थिति सदिश की बात करें हम, ठीक है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन भी हो स्थिति सदिश लेने में, जैसे आपका कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। देखो, तीन चीजें यहाँ हमें लेनी होती है। पहली चीज तो एक फ्रेम आपका नॉर्मल जो भी आपका स्थिर होता है, जड़त्व होता है, एक फ्रेम गतिशील होता है, ठीक है। एक स्थिति सदिश तो आपको लेना होता है, कोई हमने पी बिंदु मान लिया है कि वो टाइम के साथ चलता जा रहा है, गतिशील है, उसके सापेक्ष। तो एक तो उसके सापेक्ष आपके एस फ्रेम का स्थिति सदिश क्या होगा, तो स्थिति सदिश जनरली हम आर लेते हैं, तो एस फ्रेम का हम आर ले लेंगे। इसी तरीके से आपके एस डैश फ्रेम का क्या होगा, तो एस डैश फ्रेम है तो इसलिए स्थिति सदिश पे हम आर डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी क्योंकि कांस्टेंट ही रहनी है, तो हमने दूरी किस फॉर्म में ले ली? आर नॉट के फॉर्म में ले ली, ठीक है। आपको मैं अपने रिवाइज करवा रही हूँ। तो यहाँ से आप देखते हो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, क्या स्क्वायर वाला, ठीक है। हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर नॉट प्लस आर डैश वेक्टर, क्लियर है। हमें तो यहाँ पे रूपांतरण समीकरण निकालनी है, इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है? आर डैश का मान निकालना है। तो आर डैश का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस आर नॉट एम्प्लाइज आर डैश वेक्टर बराबर आर माइनस आर नॉट। इसे हम बोलते हैं समीकरण एक। यह आपको क्या प्रदर्शित कर रहा है? स्थिति रूपांतरण। स्थिति रूपांतरण नहीं लिखा हो पहले तो लिख लेना। ये समीकरण क्या प्रदर्शित कर रहा है? स्थिति में रूपांतरण, क्लियर है। इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में पहली चीज हो गई। दूसरा हमें क्या पूछा है, मान लो हमसे पूछा वेग का रूपांतरण समीकरण बताओ। तो वेग आपको पता है स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग होती है। तो हम इसका क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। ये हमने कर दिया अवकलन। अवकलन करने पर ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी। ये सब आपके पास लिखा हुआ है ना, बस मैच करते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। डी आर अपॉन डी टी, या अगर करने का मन है तो रफ कॉपी में करते जाओ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। डी आर नॉट अपॉन डी टी, क्लियर है। आर नॉट क्योंकि हमने बताया कांस्टेंट है, दोनों के बीच की दूरी है और दूरी चेंज नहीं हो रही, तो आर नॉट क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर नॉट कांस्टेंट है, क्लियर है। मतलब बच गया हमारे पास ये। तो डी आर डैश अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? बी डैश वेक्टर, और ये बराबर हो जाएगा वेक्टर बी के। ये हमारे पास दूसरा रूपांतरण आ गया। ये किसका रूपांतरण है? वेग का रूपांतरण। क्लियर है।
वेग का रूपांतरण हमारे पास हो गया इस तरीके से। ठीक है, तीसरी चीज हमें अगर कोई निकालनी हो कि तीसरा हमें मान लिया पूछ लिया हमसे त्वरण के लिए पूछ लिया, तो त्वरण आपको पता है कि इसका हम dv अपॉन dt कर दें तो हमें त्वरण आ जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे आप इसको dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। तो सिमिलरली यहाँ से वेक्टर a डैश इक्वल टू वेक्टर a, ये आपको समीकरण 3 मिल जाएगा, त्वरण का रूपांतरण। त्वरण का रूपांतरण क्लियर है, यही चीज हमने पढ़ी थी। ये तीनों की तीनों समीकरणें क्या कहलाती है, काल अनाश्रित कार्तीय निर्देशांकों की रूपांतरण समीकरणें होती हैं। और रूपांतरण किसका, स्थिति में रूपांतरण, वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण। क्लियर है, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैं आपके सारे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको सब में डिफरेंस पता रहे। ठीक है, कि सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा वेगों के ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो। तो सबसे दो चीजें हमने उसमें देखी, कालाश्रित कालानिश्चित के अकॉर्डिंग। ठीक है, या अगर आपके पास ये जनरली आता नहीं है पेपर में तो किस तरीके से आएगा कि काल अनाश्रित तंत्र के लिए या कोई निर्देश तंत्र के लिए आप वेग स्थिति और त्वरण में रूपांतरण समीकरण उत्पन्न करो इस तरीके से, तो आपको क्लियर देगा वो एग्जाम में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों समीकरणें आपके पास आ जाएंगी त्वरण की इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आया है, इतना इजीली नहीं पूछेंगे वो आपसे कि आप केवल उनको ये डायग्राम बना करके और छोटा सा करके आ जाओ। हालांकि मूड की बात है, कभी उनका मूड हो जाए तो कभी थोड़ा वो 2 नंबर के क्वेश्चन में दे भी दे, इसीलिए पढ़ना है क्योंकि बेसिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना यहीं से सीखना है, इसलिए ये चीज करवाई थी मैंने, इसलिए आपको पढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये आपका क्या था, फर्स्ट नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन था। क्लियर हो गया, इसमें जो अब आपके दूसरे नंबर का हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसकी सबसे पहले तो हमने जो टॉपिक किया ना, इसकी आप हेडिंग लिख लो। मुझे ये नहीं पता पिछली बार मैंने हेडिंग लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी, निर्देशांक रूपांतरण या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ये तो लिखा हुआ होगा आपकी कॉपी में, उसके बाद में इससे रिलेटेड हेडिंग लिख लो। आप जगह है तो अच्छे से पेन से लिख लो, अदरवाइज पेंसिल से लिख लो। लिखो उसमें समय अनाश्रित रूपांतरण में लिखो स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। ठीक है, और ब्रैकेट में उसी में लिख लेना समय अनाश्रित, ये आपका हेडिंग है, इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना। पहले शायद ये हेडिंग मैंने नहीं लिखवाई होगी, अब आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हेडिंग का मैम ने करवाया नहीं तो मैम ने टॉपिक किया नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि बुक को देख करके कंफ्यूज ना हो। जो चीज़ यहाँ करवाई जा रही है इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ है कि लर्निंग आपकी कैसी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ ये नहीं है कि आपको मैम ये टॉपिक आपने नहीं करवाया, ये हेडिंग आपने नहीं डलवाई, इस तरीके से मैच करने से नहीं होती चीज़ें आसान, इसलिए। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में आता भी है तो क्वेश्चन वो ये देंगे कि कोई स्थानांतरित निर्देश तंत्र है तो उनमें आप निर्देशांक रूपांतरण समीकरण भी उत्पन्न करो, किसके लिए, स्थिति के लिए, वेग के लिए या त्वरण के लिए, कोई एक के लिए दे दिया, किसी दो के लिए दे दिया, तीनों के लिए दे दिया, इस तरीके से। ये डाउट क्लियर हो गया आपका पहला? मैम ये तो डाउट में था ही नहीं, ठीक है, नहीं था डाउट में, आई नो, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि थोड़ा मैं आपको सब रूपांतरण समीकरण एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और एग्जाम में आ जाए तो हमें कैसे पहचानना है वो तरीका बता रही हूँ। ठीक है, इतना। अब ये आपका था जो समय अनाश्रित रूपांतरण पढ़ते हैं, उसमें आपका पहले प्रकार का रूपांतरण था।
दूसरा जो रूपांतरण होता है वो कब होता है कि कोई भी आपके निर्देशांक रूपांतरण जब दो आपके निर्देश तंत्र कैसे हो, परस्पर झुके हुए हो, इंक्लाइंड हो। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है आपको पहले करवाया नहीं गया था, बिल्कुल आपके सिलेबस में है और मैंने आपको ये टॉपिक नहीं करवाया था। मैंने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इस पर कभी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं करवाया, लेकिन कि ताकि आप लोग फालतू के अननेसेसरी चीज़ों में इतना पढ़ करके उलझो नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को करना है तो यहाँ मैं करवा देती हूँ टॉपिक, ठीक है, ताकि आप लोग का एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि मैम ने नहीं करवाया। तो आप लोग या तो फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद, चलो छोड़ी हो आपने, मैंने कहा था हर यूनिट के बाद 2-3 पेज छोड़ दिया करो, ताकि कभी कोई बचा हुआ टॉपिक हो जाए हमारा, तो अगर जगह है तो वहाँ कर लो। अदरवाइज अभी जहाँ हमारी फोर्थ यूनिट खत्म हुई उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डाल करके लिख लो, ऊपर लिख लेना फर्स्ट यूनिट का है टॉपिक, ठीक है ना। तो उसमें हम सेकेंड नंबर पे हम क्या बोलते हैं, हेडिंग डाल लो, ये तो हेडिंग है आपकी। निर्देशांक रूपांतरण जब दो कार्तीय निर्देश तंत्र कैसे हो, एक दूसरे से परस्पर झुके हुए हों, या आप इसको लिख लो ब्रैकेट में, इन शॉर्ट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, परस्पर परस्पर झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसे कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन ये हेडिंग ही है आपकी, बड़ी तो है लेकिन मैंने दोनों तीनों नाम लिखवा दिए हैं ताकि एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आप इसको समझ पाओ। ठीक है, या तो आएगा आपके पास कि निर्देशांक रूपांतरण बताओ जब दो कार्तीय निर्देश तंत्र एक दूसरे पर झुके हुए हों, या सीधे आगे के परस्पर झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न करो, या फिर इंग्लिश में भी कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो ध्यान रखें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट व्हेन बोथ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइंड का मतलब होता है एक दूसरे पर झुके हुए होना। ठीक है, हेडिंग डालो और फिर हम ये टॉपिक कर लेते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, पहले नहीं करवाया था तो अब कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। ठीक है, देखिए अब मैं हेडिंग मिटा दे रही हूँ क्योंकि फिर
हमें नीचे करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और अभी बोर्ड का खाली होना जरूरी है। इसमें देखो परस्पर झुके हुए होने में दो टाइप की इक्वेशन होती है। एक आपसे इक्वेशन पूछ 2D में, एक पूछ ले 3D में। दो डिफरेंस है इसमें। इंक्लाइन प्लेन के अंदर में आपसे क्वेश्चन देगा, या तो द्विविमीय में पूछेगा या फिर त्रिविमीय में पूछेगा, इसलिए दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला हम इसमें ए नंबर हम देते हैं द्विविमीय। पहले नंबर पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विविमीय या फिर 2 डायमेंशनल में, मतलब द्विविमीय रूपांतरण। द्विविमीय पढ़ लो बस अच्छे से, त्रिविमीय में अपने आप समझ में आ जाएगा। हालांकि आपका एक बार ये क्वेश्चन शायद कभी आया हुआ है, और जब आया था तब ये द्विविमीय वाला ही पूछा था, त्रिविमीय वाला नहीं पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम अच्छे से समझना, ठीक है, बनाना मत, टाइम मिलेगा तब बनाना। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये हमने मान लिया 2 फ्रेम बनाने हैं। ये पहला फ्रेम हमने ले लिया एस फ्रेम, ये हमारा एस फ्रेम है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है, हमें बात करनी है कि किसके सापेक्ष रूपांतरण देखेंगे, तो कोई पी बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ हमने ये कोई बिंदु पी ले लिया, इसके सापेक्ष में देखना है कि दो अगर हम यहाँ 2 फ्रेम बनाएंगे, दोनों में क्या रूपांतरण होगा। ठीक है, तो आपके पास ये हमने इसको मैच कर दिया है इस पी पॉइंट से, और ये हमने एक लंब डाल दिया यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है ओ। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसको दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। ठीक है, तो आपके पास ओ ए क्या है, एक्स अक्ष है, तो ये बी पी बराबर भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, एक्स अक्ष पे मतलब ये ओ ए की दूरी कितनी है, एक्स के बराबर है। एक्स तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें उतना क्या मतलब, हमारे पास तो इतनी दूरी किसके, एक्स के बराबर लेंगे, इसी के बराबर ये दूरी, तो एक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये अक्ष है हमारे पास वाई, तो आपके पास ये दूरी कितनी है, वाई है, तो ये आपके पास ए पी की दूरी भी कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। क्लियर है, ये आपका पहला निर्देश तंत्र है। समझ में आ गया, अच्छे समझना। तो यहाँ पे इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर आप इस पी बिंदु के कोऑर्डिनेट बताओगे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड हो जाएंगे। ठीक है, अब जो दूसरा हमें निर्देशांक लेना है, वो हमें बताना है कि वो इससे थोड़ा झुका हुआ है किसी कोण पर। ठीक है, तो हमने मान लो, अब हम इसको ले लेते हैं झुके हुए निर्देश तंत्र को। थोड़ा सा हमें तिरछा करना पड़ेगा क्योंकि वो झुका हुआ होगा, तो ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इधर से तो इतना उठा है, ये कोई एंगल है थीटा, तो ये इधर भी इतना एंगल दूसरी साइड जाएगा थीटा। ठीक है, समझ में आ गया, एक एक स्टेप समझ कर क्लिक करो। ठीक है ना, आपका दोनों तरफ से हमने उसको क्या कर दिया है, तिरछा कर दिया हुआ है। क्लियर है, इसको थोड़ा सा और सीधा बना देते हैं अच्छे से। थीटा हमने इसको झुका दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो बनाना पड़ेगा हमें निर्देशांक, क्योंकि समझने तो पड़ेंगे। तो समझने के हिसाब से सबसे पहले देखो, अब इसका ये निर्देशांक क्या हो गया, ये हमने फ्रेम लिया है, ये आपका एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम हो गया। ठीक है, तो एस डैश फ्रेम के निर्देशांक एक्स से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया। मतलब कहने का मतलब केवल ये है कि जैसे पहले हमारा एक्स जो है, एस फ्रेम का एक्स अक्ष हमारे पास ये है, तो जो एक्स डैश है ना, वो इससे इतना थीटा एंगल ऊपर उठा हुआ है। सिंपल सी बात है, तो अगर इस एक्स के सापेक्ष अगर वाई को यहाँ होगा,
तो ये जो ऊपर झुका हुआ है इसका y भी इतना इधर की तरफ झुकेगा, ठीक है ना, वही वाली चीज़ हमने बताई है। तो इसके लिए ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x डैश, तो ये हो जाएगा इसका y डैश, और इन दोनों के z और z डैश पॉइंट सेम पॉइंट पर रहेंगे, सेम जगह रहेंगे, क्योंकि हमें ओनली एक्स वाई को में ही थीटा माना है हमें, ठीक है। अभी हम क्योंकि 2D के लिए लेके चल रहे हैं ना, इसलिए ओनली 2 डायमेंशन को ही हम घुमाएंगे। 3D के लिए पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जब तीनों ही थीटा 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 कोण पर घूमे हुए हों, ठीक है। जेड जेड डैश आपके सेम पॉइंट पर रहेंगे, ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करें कि इसके निर्देशांक भी हमें इस P बिंदु के सापेक्ष लेने पड़ेंगे, तो हम इसे इस P बिंदु से मिला देते हैं। इस तरीके से ये हमने इसको मिला दिया। क्लियर है? P बिंदु से हमने एक लाइन खींच करके इसको मिलाने की कोशिश की है, तो इसको आप पूरा हमने इस जो एस फ्रेम था उसके भी तो हमने बी बिंदु को भी इस पी से मिला रखा और ए बिंदु को भी पी से मिला रखा है। जैसे हमने इसके ये वाई अक्ष को मिला लिया, इसके एक्स अक्ष को मिलाना पड़ेगा, तो ये हमने इसको ये डॉटेड लाइन खींच के और ये मिला लिया इसको हमने, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब आपके पास यहाँ पे इसके सापेक्ष पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड वाई डैश एंड जेड डैश। समझ में आ गया? बना लो डायग्राम, अच्छे से बनाना, समझ समझ करके। ठीक है, इसको भी हम नाम दे देते हैं। तो ये हमने मान लिया हमारे पास ये पॉइंट आ गए, एक तो इसको हमने नाम दे दिया सी, इसको हमने नाम दे दिया डी, ठीक है। जिन दोनों पॉइंट से हमारा मैच कर रहा है सी और डी, हमने इसको ये नाम दे दिया, और ये आपका सी, ठीक है ना। सी पॉइंट हो गया, या आपका डी पॉइंट हो गया। तो देखो ये जो आपका ओ सी है, क्या ये एक्स दूरी पर है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका डीपी भी क्या हो जाएगा, एक्स डैश दूरी हो जाएगा, ये हमने एक्स डैश दूरी मान ली। इसी तरीके से ये आपका क्या है, ओ डी जो है वाई डैश दूरी है, तो इसी तरीके से आपका ये जो पी सी होगा ये कितनी दूरी हो जाएगा, वाई डैश दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये वाला आपका वाई था और दूसरा वाला आपका क्या हो गया, वाई डैश हो गया। बना लिया, लिखो इसमें। लिखो दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश, दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश जिनकी अक्ष परस्पर थीटा कोण पर झुकी हुई है, जिनकी अक्ष परस्पर थीटा कोण पर झुकी हुई है, तथा मूल बिंदु संपाती है। मूल बिंदु दोनों का देख रहे हो, एक ही मूल बिंदु बना रखा है ना, क्योंकि दोनों का मूल बिंदु सेम पॉइंट पर ही आ रहा है, ठीक है। उसको हम कहते हैं संपाती, मूल बिंदु संपाती है। फुल स्टॉप। दोनों तंत्रों में किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति नहीं है, दोनों तंत्रों में किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बात करें, दोनों निर्देश तंत्रों में पी बिंदु के सापेक्ष हमारे निर्देशांक क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं एस निर्देश तंत्र में, तो एस फ्रेम लिख दो ना, एस निर्देश तंत्र को, ठीक है, शॉर्ट में एस फ्रेम। तो एस फ्रेम के सापेक्ष बिंदु पी के निर्देशांक
निर्देशांक, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे आपके पास पी के निर्देशांक पी एक्स वाई और जेड होंगे। क्लियर है ना। एस प्राइम जो हमने पहले बताया था इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड थे, ठीक है। तो इम्प्लाइज यहाँ से हमने क्या माना है, ओ ए दूरी किसके बराबर है, एक्स के बराबर, एक्स बराबर है ओ ए और साथ ही साथ किसके बराबर है, बीपी भी इसी के बराबर है, तो बराबर हो गया बीपी, ठीक है। इसी में दूसरा वाई एक्स ले लो, तो ये वाई एक्स की दूरी कितनी है, ओ बी, तो वाई बराबर है आपके पास ओ बी और साथ के साथ ये बराबर किसके हैं, ए पी के, ठीक है। ये बात होगी आपके एस फ्रेम की। दूसरी हम बात करते हैं एस डैश फ्रेम। एक्स डैश क्या है अपने पास, ये है एक्स डैश मतलब ओ सी और ये बराबर है डी पी के। इसी तरीके से वाई डैश बराबर है आपका ओ डी और उधर ये बराबर है आपका पी सी के। क्लियर है, लिख लो। इन दोनों को एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आई है, इसे आप नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इन्हें आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और एक और चीज यहाँ पे लिख लो, क्योंकि z व z डैश अक्ष कैसे हैं, दोनों उभयनिष्ठ है ना, एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, उभयनिष्ठ हैं। एम्प्लाइज z बराबर क्या आ जाएगा, z डैश, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लिख लिया इतना तो। ये z एक्शन बता देती हूँ, ठीक है, बना लिया ना आप लोगों ने z तो। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ इसको डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब क्या करेंगे कि हम ये जो ए पॉइंट है ना, ए से इस पीडी पर ये जो हमारा एक्स है इस पर हम एक लंब डालेंगे। तो लंब हमने ये डाल दिया ये, ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल में हमने यहाँ पर एक ये लंब डाल दिया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए, तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ, ठीक। अब ये आप देख रहे हो कि इस ओसी को किसी पॉइंट पर काट रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई, ठीक है। तो लिख लो इसमें, देखो ए से पीडी पर डाला गया लंब, ए से पीडी पर डाला गया लंब ए एफ है, ए एफ।
जो कि रेखा है ना कि ओसी को बिंदु ई पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, बिंदु ई पर काटता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो कोण है PAF, इसको हम कितना मानेंगे, थीटा। इस कोण को भी हमें थीटा मानना है, तो इसमें लिख लो तथा कोण PAF बराबर कितना होगा, थीटा होगा। PAF बराबर थीटा होगा। ठीक है, अब अपन बात करें कि यहाँ पे देखो, अगर हमें एक थीटा का मान, तो आपको ये वाला कोण दिख रहा है, ये मेरे पास कोई दूसरा मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं उसी कलर से हाईलाइट करती। तो देखो एक कोण तो अपने पास बन रहा है ये, एक कोण इसी के रेस्पेक्ट में अपने पास बन रहा है ये वाला। ठीक है, PAF वाला। तो अपन क्या करें, यहाँ से ये जो कोण बन रहा है ये किस अक्ष के साथ में बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ में। और ये जो आपका कोण बन रहा है अभी नया नया PAF, ये किसके साथ में बन रहा है, ये वाई अक्ष के साथ में बन रहा है। क्लियर है, आपको पता है एक्स अक्ष के साथ कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा के फॉर्म में। थीटा का कंपोनेंट लोगे तो एक्स अक्ष के साथ किस फॉर्म में होगा, cos थीटा के फॉर्म में, और वाई के साथ किस फॉर्म में होगा, sin थीटा के फॉर्म में। ठीक है, मतलब आपकी जो OA है इसे आप क्या कहोगे, OA cos थीटा। और ये जो वाई अक्ष है इसे मैं नीचे लिख देती हूँ, नहीं तो ऊपर बहुत घिचपिच हो जाएगी। ये वाई अक्ष है, इसकी लेंथ कितनी है, AP, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AP और sin थीटा। ठीक है ना, समझ में आ गया थीटा कैसे। देखो दो थीटा कोण बन रहे हैं, हमने जो क्या किया है, एक कोण तो जो थीटा एंगल पे झुक रहा है वो बना है, साथ में दूसरा हमने लंब डाला है, वो लंब भी वाई अक्ष के साथ में कुछ कोण बनाते हुए। तो अभी तो हम केवल ये जो दोनों पास पास कोण है इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बात हमने क्या की है कि एक जो आपका ये कोण बन रहा है थीटा, ये जो एक्स डैश जो है वो एक्स के साथ में झुका हुआ है, ये एक्स डैश O और x, ये जो कोण बन रहा है किसके साथ बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ में बन रहा है, इसलिए एक्स अक्ष के साथ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा। और ये जो दूसरा अभी लंब डाला ये कंपोनेंट किसके साथ बन रहा है, y के साथ, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, AP sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि देखो डायग्राम से अब हमें देखना है x डैश y डैश के रूप में, भाई हमें तो रूपांतरण समीकरण निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान देखें x डैश का, तो x डैश क्या हो जाएगा आपके पास, आप थोड़ा ध्यान से देखो, x डैश बराबर ये है, x डैश किसके बराबर आए हैं, OC के बराबर। हमने अभी लिखा भी है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कि x डैश बराबर हो जाएगा आपका OC के बराबर, या फिर आप उसे PD के बराबर भी लिख सकते हो। तो x डैश बराबर है PD, ये PD लेंथ या बराबर है OC के। क्लियर है, ये x डैश दूरी है, ये PD है और ये OC है। तो यहाँ इस OC को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, OC जो है इसमें बीच में एक पॉइंट और आ रहा है, देख रहे हो, ये O से C तक पहले तो सीधी लाइन थी, लेकिन अब लंब डालने के बाद ये E पॉइंट और आ गया है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, OE प्लस EC, OE प्लस EC के फॉर्म में। हाँ, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं OE प्लस EC में। एक्चुअली आज थोड़ा आसपास में थोड़ा ज़्यादा नॉइस हो रहा है, इसलिए मुझे वीडियो बार बार इसमें रोकना पड़ जाता है। OC बराबर हमने क्या लिया है, OE प्लस EC के बराबर। क्लियर है, अब आपके पास देखो OE तो ठीक है एज इट इज हमने लिख दिया, EC किसके बराबर है, तो इतनी दूरी आपकी इसके बराबर है ना, ये दोनों लाइन्स आप देख रहे हो बिल्कुल पैरेलल में है, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये जो है OC, ठीक है, और ये आपका FP, ये दोनों बिल्कुल बराबर है, तो हम OC को क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं। ठीक है, OC को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, FP के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये x डैश बराबर में ही चल रहा है, ठीक है ना, x डैश बराबर, तो यहाँ से हमारे पास x डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो ये आपका OE है, OE वही वाला कोण है जो कि हमारे किसके साथ बन रहा है, x अक्ष के साथ, तो इसका मान कितना हो जाएगा, OA cos थीटा प्लस दूसरी वैल्यू है आपके पास FP आपका किससे रिलेटेड है, इस कोण के साथ में। ठीक है,
देख रहे हो ये कोण का जो खुला हुआ मुंह है उतना ही तो है, ये हमारे पास कोई कोण बना हुआ है, तो ये जो इसका खुला हुआ मुंह है यही किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है ना। तो एफ पी का मान कितना हो जाएगा कि इस कोण की वैल्यू कितनी है, तो वाई के रेस्पेक्ट में ए पी साइन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए पी साइन थीटा। एक्स डैश बराबर क्या आ रहा है आपके पास, ओ ए कॉस थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा। समझ में आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हो तो एक्स डैश इक्वल टू ओ ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा ये ओ ए एक्स के बराबर दिया था ना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस ए पी किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा वाई साइन थीटा। ये आपकी एक्स डैश की रूपांतरण समीकरण आई है, इसे आप नाम दे दो, इक्वेशन 3 तक दे चुके हो, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया। एक्स डैश का एक्स और वाई के रूप में रूपांतरण समीकरण आया है ये। अब वाई डैश का भी बिल्कुल इस तरीके से ही होगा, ये नोट कर लो। ठीक है, लिख लिया। अब इसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं वाई डैश। वाई डैश किसके बराबर हमने लिया है, ये ओडी, और या फिर इधर किसके बराबर आ रहा है, पीसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो वाई डैश बराबर है ओडी या बराबर है पीसी। ठीक है, अब पीसी ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, देखो ये पूरी दूरी है, पहले देखेंगे इधर, ये पूरी दूरी है हमारे पास ए एफ। ठीक है, इस एफ में से अगर इस ए को हम घटा दे तो केवल इतनी दूरी तो बच गई हमारे पास पीसी। ठीक है, पीसी केवल क्या है, यहाँ तक की दूरी है, ये है हमारे पास पीसी। तो ये कितनी, इसके नीचे एक्स्ट्रा कितना पार्ट आ रहा है, ये ए ई जितना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो पूरी दूरी है हमारे पास ए एफ, इसमें से इस ए को हम माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, पीसी की वैल्यू बच जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो ओडी बराबर पीसी, और पीसी को हम किसके बराबर लिख लेते हैं, तो ये एफ माइनस ए ई के बराबर, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमें किस फॉर्म में लिखना है, वही कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू देखो ए एफ की। ठीक है, ए एफ किसके बराबर है, ये है आपका पूरा ए एफ, ये इधर किसके बराबर है, इस ए पी के बराबर है लगभग। ठीक है, ए पी के बराबर है, लेकिन अब इसमें जो ये पार्ट है ये किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, हमारे पास इस एक्स अक्ष के सापेक्ष बन रहा है, तो वैल्यू आपकी ए पी की रहेगी। लेकिन पहले जो आपका ए पी साइन थीटा आ रहा था, इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए पी कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा ए पी कॉस थीटा माइनस दूसरी वैल्यू है आपके पास ए ई, ये मान है ए किसके बराबर है, वही सेम, अब यहाँ पे इसका जितना खुला हुआ मुंह है इसके बराबर है। ठीक है, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम वाई के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, वाई वाला, मतलब साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओ ए साइन थीटा, ए पी कॉस थीटा माइनस ओ ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, हम बात करें वाई डैश एम्प्लाइज वाई डैश बराबर ए पी कॉस थीटा, ए पी है, इसे आप किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो इसे आप लिख सकते हो वाई कॉस थीटा माइनस ओ ए ये रहा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स
साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा वाई डैश का रूपांतरण। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए? देखो कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो उसका तरीका ये है कि आप इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, सोच करके देखो कि एक निर्देशांक है एस वाला, वो स्ट्रेट है, दूसरा उसे इतना एंगल घुमा हुआ है। तो अभी हम इसको 2D में देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उतना एक्सप्लेन हम उसको हम उस तरीके से समझ नहीं पा रहे। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो ये जो एक्स डैश है ये हमें एक्स के बिल्कुल पीछे दिखाई देगा। मतलब कि जैसे एक्स ये है ना, तो एक्स डैश इसके पीछे होगा बिल्कुल इस एंगल पे। यहाँ हमने इस तरीके से बनाया है, एक्स डैश एक्चुअल में इस तरीके से होगा, और ऐसे ही जो वाई है उसके पीछे वाई डैश होगा ऑलमोस्ट इस एंगल पे। ठीक है ना, इतने एंगल पे झुके हुए, इतने एंगल पे झुके हुए इस प्रकार के होंगे कण। तो जैसे यहाँ जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट था और ये वाई कंपोनेंट था जो सीधा है, उसके लिए तो क्लियर है। अब जो झुके हुए हैं उसके लिए अगर आप बात करो, तो ये जो इतना झुका हुआ होगा ये एक्चुअली में किसके पैरेलल में जाएगा? वाई के पैरेलल में जाएगा। और y के पीछे जो झुका हुआ है थीटा कोण पर, ये यहाँ किसके पैरेलल में जाएगा? इस x के पैरेलल में जाएगा। इसलिए यहाँ हम y का मान तो किस फॉर्म में लिख देंगे? cos में, और जबकि x का वैल्यू sin के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब देखो एक और तरीका है इन दोनों समीकरणों को लिखने का। वो तरीका क्या है? एक तरीका और है कि हम कंप्लीटली ये चाहते हैं, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स कॉस है, तो यहाँ हमारे पास वाई के फॉर्म में कॉस आ रहा है, यहाँ वाई है तो यहाँ हमारे पास एक्स के फॉर्म में साइन आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक्स के साथ में, जैसे कॉस है तो दोनों के दोनों यहाँ पर कॉस के साथ में एक्स का एक्स ही रहे, और दूसरे टर्म में वाई है तो इसमें भी यहाँ पर वाई ही आया साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके कोणों का मान थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे सबसे पहले हमारे पास एक्स डैश, या आप ये लिखो यहाँ पर समीकरण 4 व 5 को कैसे? देखो एक्स डैश है बराबर में एक्स कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हमारे पास ओ ए कॉस थीटा की वैल्यू ही तो थी। ये कोण हमारे पास कौन सा था? ये जो ये एक्स डैश ओ एक्स कोण बन रहा है, यही कोण तो था हमारे पास कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स के फॉर्म में। अब हम थीटा को क्या है, ये जो हमने जो नाम दिए हैं ना इन सभी रेखाओं के, कोणों के, उन नामों के फॉर्म में हम चेंज करें। प्लस दूसरी चीज है आपके पास y,
ठीक है। y आपके पास में है, अब इस y को हमें किस में चेंज करना चाह रहे हैं हम कम्प्लीटली, हम चाहते हैं कि y भी हमारा कॉस में चेंज हो जाए। ठीक है, चारों के चारों कंपोनेंट आप चेंज करोगे साइन को, तो ऑब्वियसली सी बात है कॉस में चेंज हो जाएगा आपका। अब y का मान हमने ये जो साइन थीटा लिया था, हमने ये वाला मान लिया था। ठीक है, ये जो हमारा एपी कोण जो बन रहा था, ये हमने यही वाला कंपोनेंट तो हमने लिया था एपी साइन थीटा के बराबर, जो कि हमारे पास y साइन थीटा आ गया था। ठीक है, अब हमें इस y को किस फॉर्म में लेना है, कॉस के फॉर्म में लेना है। तो कॉस के फॉर्म में लेने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉस के फॉर्म में लेने का मतलब है कि इसे आप एक्स अक्ष के साथ में आपको कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास ये कोण क्या हो जाएगा, एक्स दिश ओ वाई के बराबर, एक्स दिश ओ वाई के बराबर हो जाएगा। क्यों, आपने ये जो लिया है एक्स के साथ में, ये एक्स दिश है, तो एक्स दिश का आपने एक तरीके से एक्स के साथ में कोण ले लिया, तो क्या बन गया कॉस थीटा। इसी एक्स दिश का आप वाई के साथ में कोण लो, तो ये वाई फैक्टर जो साइन थीटा है उसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, वाई कॉस एक्स दिश ओ वाई। इस फॉर्म में लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। क्यों, आपको ये चीज समझ में आई है। अब आप इसका रूप देखो, ये हमारे पास जो नई समीकरण बन गई, इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 6, और ये हमने अब मिटा दिया। यहाँ से आपको क्या चीज दिख रहा है कि अब हमारे पास दोनों वैल्यू कॉस के फॉर्म में आ गई, प्लस थीटा कैसा बन रहा है, एक्स दिश का ही एक्स के साथ में कोण और एक्स दिश का वाई के साथ में कोण। मतलब एक्स का जब टर्म है तो एक्स दिश का एक्स के साथ कोण आ रहा है, वाई का टर्म है तो एक्स दिश का वाई के साथ कोण आ रहा है। इसका मतलब अगर आगे हमारे पास जेड दिश होता तो हम क्या करते, जेड टर्म आता तो कोस एक्स दिश का उस जेड के साथ में कोण आता। क्लियर है, तो यहाँ से आपको एक लिखने का थोड़ा अच्छा सा मेथड मिल जाएगा कि मतलब आप याद कैसे कर सकते हो, इस चीज को आप याद करना चाहो तो आप इसे याद किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं समीकरण 5 को, तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई डैश की। अब आपके पास है ये वाई कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो पहली चीज तो ठीक है हमारे पास कॉस थीटा के फॉर्म में है, हमें इसी तरीके से चेंज करना है। हम अब इससे क्या बनाना चाहते हैं, एक्स कॉस थीटा के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। वाई को किस फॉर्म में, एक्स कॉस थीटा के फॉर्म में आप बना लो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी इनको आपस में रिप्लेस करके भी देख सकते हो कि आपके पास एक वैल्यू किसमें साइन थीटा वाली आ रही है, उसको हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या मान लिया, एक्स है। अब साइन थीटा का मान हमने पहले कौन सा लिया था, ये वाला मान जो था, ये वाला कोण हमने लिया था, ये कोण लेकिन वाई अक्ष के साथ में बनने के कारण किसकी तरह हो जाएगा, साइन थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम इसे कॉस में चेंज करना चाहते हैं, तो कॉस में चेंज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा कोण है वाई डैश का, इसको अगर आप एक्स के साथ लो, मतलब ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, वाई को आप चेंज करोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स कॉस अब वाई डैश ओ एक्स कोण। ठीक है, एक्स का अगर आप एक्स के फॉर्म में लेना चाहते हो समीकरण, तो किस रूप में बन जाएगी, पहले कॉस साइन थी उसको कॉस में चेंज किया, तो एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स फॉर्म में इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया। दूसरी टर्म है हमारे पास वाई कॉस की, इसे हमें चेंज करना है वाई कॉस को। ठीक है, तो वाई कॉस को चेंज करने का तरीका ये है कि दूसरी टर्म यहाँ हमारे पास जैसे वाई कॉस में ही आ रही है, तो ये वाई कॉस है, ये तो हमें चेंज करना नहीं है, केवल क्या मान लिखना है, इस थीटा का मान लिखना है। तो ये थीटा तो ऑलरेडी आपका किसके बराबर था, वाई के साथ बने हुए कोण के बराबर ही था, तो इसे हम लिख लेते हैं वाई कॉस वाई डैश ओ वाई के फॉर्म में, समीकरण नंबर 7। तो ये जो आपका समीकरण 6 और 7 है, ये आपका कौन सा रूपांतरण बता रहा है, द्विमिमीय रूपांतरण, जब दो फ्रेम जो है वो परस्पर एक दूसरे से किसी थीटा कोण पर झुके हुए हों। लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक त्रिविमीय रूपांतरण भी होगा। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। त्रिविमीय रूपांतरण में फर्क केवल क्या पड़ेगा, यहाँ जो z और z देश हमारे क्या थे, दोनों संपाती थे, मतलब उभयनिष्ठ थे, एक ही पॉइंट पर आ रहे थे, वहां पर उन
उन दोनों में भी थीटा कोण बन जाएगा। जैसे यहाँ एक्स एक्स डैश में बन रहा है, वाई वाई डैश में बन रहा है, तो जेड और जेड डैश में भी थीटा कोण बन जाएगा। और अब समीकरण आप सीधे भी लिख सकते हो, इसलिए 2D का याद कर लो, 3D आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कि जैसे एक्स डैश के रूपांतरण की बात है तो समीकरण किस रूप में आ रहा है, जब एक्स के साथ फैक्टर आ रहा है तो एक्स डैश का एक्स के साथ में हम कोण बता रहे हैं, वाई के साथ आ रहा है तो एक्स डैश का वाई के साथ कोण। तो नेक्स्ट टाइम आप लिखोगे तो ऑब्वियसली सी बात है जेड कॉस के टर्म में लिखोगे तो एक्स डैश का जेड के साथ में कोण बन जाएगा। और ऐसे ही सिमिलर आप वाई डैश के फॉर्म में भी कर लोगे। ठीक है, तो एक बार आप उसको रफ में ट्राई करके देखना। ठीक, बाकी मैं करवाऊंगी ही आपको नहीं, क्योंकि ठीक है जो एक आध टॉपिक रहेगा मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगी, आपके आया हो चाहे नहीं आया हो कोई बात नहीं। तो अपन करेंगे उसको 3D में, अपन खुद भी करके देखेंगे। बाकी ये है कि कोई करना चाहे तो रफ में करके देखें कि आप लोगों को समझ में आ पाता है या नहीं। ठीक है ना। इसका वही है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसीलिए ऐसे टॉपिक्स नहीं करवाती हूँ। आप देख रहे हो इसमें कितनी माथा बच्ची दिख रही है, और जबकि इतने वर्थ का है नहीं है टॉपिक। इस पे कभी एक आध बार कभी कोई क्वेश्चन आया हो, बाकी नहीं आया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन ठीक है, आपने बोला, मैं इसलिए करवा दे रही हूँ क्योंकि कल को ऐसा नहीं हो कि इनकेस एग्जाम में आ जाए और आप सारा का सारा मेरे माथे पे डाल दो कि मैंने नहीं करवाया था इसलिए हम तो नहीं करके आए। ठीक है, हालांकि आपको पता है कभी किसी भी चैप्टर में आप 1 से 2 टॉपिक 3-4 टॉपिक आप आराम से फ्री होकर के छोड़ा करो। ठीक है, जो मतलब इम्पोर्टेंट तो हमें पता चल ही जाता है, लास्ट ईयर के पेपर सीखोगे ना आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार से रिपीट हो रहे हैं। हालांकि मैंने भी आपको टॉपिक करवाया है तो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं साथ के साथ करवाती जाती हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको थोड़े कम इम्पोर्टेंट लग रहे हो ना उनमें से आप 2-3 टॉपिक आराम से छोड़ा करो। क्यों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन में आते हैं और ऑप्शन के अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस और मिलती है इसीलिए। और ऐसा होता है जो क्वेश्चन आएगा हमें एक ना एक तो फंसता ही फंसता है। ठीक है, और साथ के साथ एक आध क्वेश्चन आपको किसी एक क्वेश्चन का, जैसे 2 पार्ट में आते हैं आपके आगे के क्वेश्चन, मेरे टाइम तक ऐसे आते थे, अब मुझे 2-4 साल से पता नहीं सिलेबस को चेंज हुआ तो एक क्वेश्चन है उसमें भी आपसे जैसे पूछ रहा है जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बता, तथा दूसरे एक और चीज पूछ लिया। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना लिया उन्होंने। तो मोस्ट ऑफ आपको क्वेश्चंस में ऐसी चीज जरूर लगेगी कि उसमें से आधा क्वेश्चन है ना वो तो आपको आता हुआ दिखेगा जाना पहचाना, आधा क्वेश्चन है ना वो आपको नहीं लगेगा आता हुआ सा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। तो वो फर्क पता है क्यों पड़ता है, क्योंकि वो उसमें है ना उसी लैंग्वेज को इधर उधर घुमा फिरा करके थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में दे देते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने से क्या होता है आपको हर तरीके की लैंग्वेज या फिर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन भी हो तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता क्लास की तरह, तो ये टॉपिक दे दिया हाँ इसको छाप दो, ये टॉपिक दे दिया इसको छाप दो। पेपर तो पेपर की तरीके से ही होता है। तो थोड़ा बहुत वो लोग घुमाते भी हैं, अदरवाइज नहीं तो सबके ही अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। तो सबके तो अच्छे परसेंटेज उन्हें बनवाने नहीं है ना, इसलिए। तो आप जैसे कई टाइप के क्वेश्चन देखते हो आपको थोड़ी लैंग्वेज में पकड़ में आती है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है, इस तरीके से दिया जा सकता है, या थोड़ा बहुत जो चेंज है क्वेश्चंस में उनके अकॉर्डिंग आंसर में हमें क्या चेंज करना है। ठीक है ना। तो क्योंकि देखो सारी चीज़ें क्लास में नहीं करवाई जा सकती कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन ये इस टाइप से लिख लो इस टाइप से लिख लो, ये सब क्लास में नहीं करवाया जा सकता, कहीं भी नहीं करवाया जाता। ये तो इवन कोई कोचिंग आप ज्वाइन कर लो वहाँ भी नहीं करवाया जाएगा। ये आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके ही आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम 3D में करेंगे एक और, ये मैंने आपका रहा हुआ टॉपिक था एक बीच में वो करवाया है। हम बेसिकली चल किस पे रहे थे कि हमारे पास जो निर्देशांक रूपांतरण है, तो एक निर्देशांक रूपांतरण तो मैंने आपको बता दिया काल अनाश्रित के लिए, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से स्थिति वेग और त्वरण में रूपांतरण हो रहा है। क्लियर है, ये टॉपिक हमारा छूट गया था, वो टॉपिक हमने किया। इसके बाद में दूसरे टाइप का जो रूपांतरण पढ़ा वो हमने पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अच्छे से करवाया भी था मैंने, मैं कल भी इसको डिस्कस करूंगी आगे थोड़ा और बता दूंगी। तो एक हमने रूपांतरण तब इसमें गैलीलियन का रूपांतरण पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग भी आपकी एक्स वाई जेड इन तीनों का रूपांतरण क्या होगा, साथ में आपका वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, स्थिति रूपांतरण, ये सब चीजें भी आएंगी। क्लियर है, आपने किया हुआ क्वेश्चंस लिखी हुई है आपके पास, लेकिन कल हम उसे थोड़ा और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे। तो आपका एक रूपांतरण कालानाश्रित के लिए वो दे देगा आपको निर्देशांकों के लिए कि रूपांतरण क्वेश्चन में देके जाएगा वो। ठीक है ना,
दूसरा आपके पास अगर गैलीलियन का रूपांतरण पूछ ले तो इसकी इक्वेशंस अलग है, ये आप करोगे। तीसरा रूपांतरण आपका होता है लॉरेंट्ज रूपांतरण होता है। क्लियर है। एक रूपांतरण मैंने आपको करवाया था कि कॉरियोलिस बल के लिए अगर हम करें कि कॉरियोलिस बल के अंतर्गत किस प्रकार से रूपांतरण समीकरण हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जो एक और रूपांतरण उसमें भी दे रखे हैं, उस चैप्टर में भी 2 रूपांतरण है, वो भी अभी आगे टाइम आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो उसमें से मैंने आपको जो कॉरियोलिस फोर्स वाला है वो ही मोस्ट ऑफ अभी तक में आया है, जो दूसरा है वो कभी भी नहीं आया है, इसलिए मैंने आपको केवल वही चीज़ ही करवाई है। फिर भी अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं मैम आप तो करवा दो, हम कर लेंगे अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ करवा दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो है बिल्कुल सेम सी चीज़ है, फर्क ओनली इतना है कि कॉरियोलिस फोर्स पे हम लास्ट तक हमने उसकी इक्वेशंस निकाली है, और उससे पहले जो ओनली रूपांतरण है वहाँ हमने ओनली समीकरण लिख दी है कि हाँ इस हिसाब से हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। खैर वो जब बात आएगी तब हम डिस्कस करेंगे, आपको तब अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ, आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ मैं। आप अभी केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो, ये हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए नहीं पढ़ा था, इंक्लाइन फ्रेम के लिए हमने पढ़ा है, 2D के लिए पढ़ लिया है, 3D के लिए कल हम क्लास में करेंगे भी, बाकी आप लोग खुद भी रफ कॉपी में ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 दिन चलेगी अपनी थोड़ी रिवीजन क्लासेस, तो